ओके, हमने लास्ट क्लास में टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स पढ़ लिया था कि हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं, उसमें x की वैल्यू लगाते हैं तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आ जाता है, और उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल करते हैं तो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल बन जाता है. सही है. दैट वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन. उसमें मैंने आपको दिखा दिया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ सब कुछ कंबाइन होगा. क्वेश्चंस मैंने सेपरेट किए हुए हैं तो आपको डिफरेंशिएशन पार्ट 1 में जो है उसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर मिलेंगे. सही है. द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ differentiation is called increasing and decreasing function. सही. एज द नेम हाईलाइट्स, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होगा? एक फंक्शन जो इंक्रीज कर रहा हो. हमारे लिए ग्राफिकली क्या मतलब होता है? कोई फंक्शन की लाइन अगर ऊपर जा रही हो तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, कोई यूँ नीचे आ रहा हो तो वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा. सही है. अगर मैं फिर ग्रेडियंट की टर्म्स में बात करूं तो अगर किसी चीज़ का ग्रेडियंट पॉजिटिव होता है तो आप कहते हैं वो ऊपर जा रही है लाइन. अगर किसी चीज़ का ग्रेडियंट नेगेटिव होता है तो आप कहते हैं नीचे जा रही है लाइन. तो अब क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक सिंगल लाइन नहीं है, अब हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड से कर्व्स हैं, कभी क्यूबिक हैं, कभी क्वाड्रेटिक हैं, कभी रैशनल हैं, तो हम हर चीज़ का स्केच नहीं बना पाएंगे. लेकिन क्या हम फिर भी पता कर सकते हैं कि भाई कब ग्राफ जो है वो ऊपर जा रहा है, कब ग्राफ नीचे जा रहा है? बिल्कुल हम पता कर सकते हैं. हम डी वाई बाई डी एक्स को कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं. सही है. यहाँ पे ये कहानी लिखी हुई है, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स में लिखी हुई है. मैं आपको सिंपल से वर्ड्स में यहाँ पे कह देता हूँ कि व्हेन डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है. जब डी वाई बाई डी एक्स लेस देन जीरो हो तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है. सही है. ऊपर एफ बार ऑफ एक्स करके लिखा हुआ है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि मैथमेटिकल टर्म्स में लिखा हुआ है तो वो शायद मुश्किल लग रहा हो, बट दैट इज व्हाट इट इज. सही है. अब क्वेश्चन कैसे आता है? पहला सवाल है फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन. सही है. अब मुझे पहले ये पता चल गया कि भाई ये सवाल जो है वो डिफरेंशिएशन का है. पहला काम क्या करना चाहिए? डिफरेंशिएट सही से करना चाहिए. कर लेते हैं पहले. बताएं डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा? 2x माइनस 6. सही है. हो गई डिफरेंशिएशन सही से. अब फर्स्ट फाइंड क्या करना है? फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स. एक्स की वैल्यूज बतानी है आपने फॉर विच द फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन. डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज लेस देन जीरो. तो 2x minus 6 is less than 0. 2x is less than 3. 2x is less than 6 and x is less than 3. सही है. अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि 3 से कम वाली वैल्यूज पे फंक्शन कैसा होगा? फंक्शन यूँ नीचे जाने वाला होगा 3 तक. 3 से बाद हो सकता है वो ऊपर जा रहा हो, वो पता करना पड़ेगा. लेकिन वैसे सिंपल सी बात है, अगर तुम नोटिस करो एक क्वाड्रेटिक है तो पता है कि इस फंक्शन ने इसी तरह जाना था. 3 क्या हो जाएगा फिर? इन एसेंस टर्निंग पॉइंट हो जाएगा 3 मेरा. सही है. तो 3 से पहले डिक्रीजिंग है और 3 के बाद इंक्रीजिंग है. सही है. क्वाड्रेटिक था तो मैंने स्केच आपके लिए फौरन से बना दिया. वैसे मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड कर्व्स दे दूं तो हर किसी का स्केच आप नहीं बना पाएंगे. सही है. सिंपल बात है यहाँ तक. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं अगले सवाल में. पार्ट ए. फाइंड एफ बार ऑफ एक्स. पहले पार्ट में तो सिर्फ डिफरेंशिएट करके बताना है. बताओ. 12x² माइनस 30x माइनस 72. हो गया डिफरेंशिएट. अब पार्ट बी.
Find the range of values of x for which this is an increasing function. सही है, for which this is increasing. तो यानी मुझे क्या करना चाहिए, dy by dx को greater than 0. तो मैंने कहा 12x square minus 30x minus 72 is greater than 0. तो कैसे सॉल्व करो, ये किस चैप्टर का सवाल है? लेकिन ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का सवाल नहीं, क्वाड्रेटिक से जरूर सवाल है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है ना? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के स्टेप्स सिखाए थे मैंने. ब्रिंग एवरीथिंग टू वन साइड सच दैट एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, कन्वर्ट टू एन इक्वेशन एंड सॉल्व, मेक अ स्मॉल स्केच एंड देन शेड एंड आंसर. सही है यार, दिल शॉर्टकट क्या था, कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लो. कैलकुलेटर भी मेरा जो है वो वाइट वाला इनइक्वालिटीज़ में भी आंसर दे दिया करता है मुझे. सही है, तो अभी तो मैं अपने स्टेप्स को फॉलो करता हूँ, सब एक साइड पे है. तो मैंने कहा कि पहला स्टेप तो हुआ है, इसको मैंने इक्वल्स टू 0 रख के सॉल्व किया, तो एक्स की दो वैल्यूज़ आ रही हैं. कोई मुझे बता देगा क्या आ रही है? 4 और -3/2. फिर पॉज क्या करते थे, छोटा सा स्केच बनाते थे. ये फंक्शन का स्केच नहीं है, ये सिर्फ हमारी असिस्टेंस के लिए स्केच होता था. सही है, एक -3/2 और एक 4. मुझे कौन सा एरिया शेड करना है, ग्रेटर देन 0 यानी ऊपर वाला. सही है, ऊपर वाला एरिया शेड कर दिया, उस एरिया को आंसर में दे दिया. x इज लेस देन -3/2 एंड x इज ग्रेटर देन 4. यानी इन वैल्यूज के ऊपर फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा. यानी आप -3/2 से पीछे जाएं तो ऐसी सिचुएशन होगी. वैसे अगर मैं आपको छोटा सा स्केच, क्योंकि मुझे पता है इसलिए मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ. सही है, आप एग्जाम में बनाना नहीं है आपको. तो ये -3/2 होगा और ये 4 होगा. ये -3/2 से भी पहले देखो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और 4 के बाद भी इंक्रीजिंग फंक्शन है. इसके बीच में क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, अगर फाइंड करना है. सही है, स्केच की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ. यार एक मिनट, सॉरी, मैं जवाब दे रहा हूँ तुम्हें. सॉरी, हाँ ये थोड़ा सा स्केड्यूल इशू हो गया था. बोलो क्या बोल रहे थे तुम? अब देखो, तुम इस तरह लिखने की बात कर रहे हो ना, क्यों? ये टिपिकली मैथमेटिकली गलत होता है. हमेशा छोटा नंबर जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आना चाहिए और फिर इनइक्वालिटी जो है वो हमेशा यूँ लगती है. तुम अपने कैलकुलेटर पे भी अगर सॉल्व करोगे ना तो दो अलग अलग दिखाएगा वो. देखो मैं तुम्हें दिखा देता, क्योंकि वो मैथमेटिकली जो है ना, वो एक प्रिंसिपल होता है, वो वायलेट हो रहा होता है. नहीं, ये जब दो बाहर डाइवर्ज कर रहे हो ना, अलग अलग साइड पे जा रहे हो, तो दोनों को तोड़ के लिखते हैं. जब एक यूं इनक्लोज्ड जैसे पार्ट बी में आएगा तो अब दोनों को एक एक साइड पे लगा के लिखते हैं. क्या होता है, 12 -30 और -72 ऐसे ही है. ये देखो अलग अलग लिख के दे रहा है ना. सही है. ऑन द अदर हैंड में तुम्हें अगर इसका ऑपोजिट दिखाओ ना, कि अगर लेट्स पार्ट 2 जो सॉल्व करना है वो डिक्रीजिंग के लिए सॉल्व करना है ना, वो सॉल्व में ला के दिखा. क्यों? क्योंकि वो बीच का एक एरिया आ रहा है. -3/2 से 4 तुमने शेड किया हुआ होगा नीचे. सही है, हाँ, जहाँ एरियाज कन्वर्ज कर रहे हो, डाइवर्ज कर रहे हो तो नहीं करते.
सही। पार्ट सी में सिंपल सी बात है, पार्ट सी में उसने पूछा है कि आप डिक्रीजिंग बता दो, तो इसका ऑपोजिट जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा, बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही हो रहा होगा, सिर्फ शेडिंग डिफरेंट होगी ना। सही है, और कुछ तो डिफरेंट नहीं आएगा, तो आप बता दोगे कि पार्ट थ्री का आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ओके, ओके। चल एग्जाम्पल थ्री देखते हैं। सही है, वो सब क्लियर हो गया ना। ओके, एग्जाम्पल थ्री देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज y इक्वल्स टू 1/6 2x माइनस 3 होल क्यूब माइनस 4x। फाइंड dy बाई डी एक्स। पहले तो dy बाई डी एक्स मैं आपसे कैलकुलेट करा रहा हूँ, ये पास पेपर का सवाल है। अब इसमें भी मुझे आपको एंड में एक बात दिखानी है, इसलिए मैं सारी चीज़ें रिपीट होंगी। सही है, dy बाई डी एक्स निकालते हैं। कौन से वाली डिफरेंशिएशन है ये? रूल चेंज हो गया है ना, कौन सा रूल होना चाहिए यहाँ पे? हाँ, तो इसमें क्या होगा, फंक्शन पूरा डिफरेंशिएट होता है, तो पहले तो पावर नीचे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, और फिर किससे मल्टीप्लाई करते थे? फंक्शन की डिफरेंशिएशन से, सो 2 माइनस 0 से। सही। हाँ हाँ कर रहा हूँ, वो बाहर है ना, तो दो अलग अलग टर्म्स। आप 4x को करो -4। सही, पहले वो फंक्शन पूरा डिफरेंशिएट हुआ जिस पे पावर लगी हुई थी, और फिर बाहर दूसरी वाली टर्म भी डिफरेंशिएट। सही। देखो इसके ऑन इट्स ऑन जो है ना 3 मार्क होंगे, एक ये सही, एक ये, और एक ये। सही, सिंपल सा सवाल, एक लाइन में सॉल्व होगा लेकिन 3 मार्क मिलेंगे। ओके, सिंप्लीफाई करो या ना करो ये आपकी चॉइस है, मुझे सिंप्लीफिकेशन नज़र आ रही है इजी वाली, तो 3 टाइम्स 1 3 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 1 टाइम्स 1, अल्टीमेटली क्या रह गया, 2 माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4। पहला पार्ट हो गया भाई। दूसरा पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर द कर्व इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस। अब ये तो टेंजेंट्स और नॉर्मल्स वाला सवाल है ना, तो वही वाली अंडरस्टैंडिंग हम लेकर आते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनानी है तो y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन वाई वन, कोई पॉइंट होगा, कौन से पॉइंट पे बात हो रही है भाई? एट विच पॉइंट, यानी 0, y पे बात हो रही है, x की वैल्यू 0, तो यानी dy बाई डी एक्स में क्या लगाना पड़ेगा, x की वैल्यू 0 लगानी पड़ेगी। तो 2 टाइम्स 0 माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4, क्या गया 5। ये क्या 5 क्या चीज़ है, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। सही, y माइनस वाई वन एक्स माइनस x1, m है, x1 है, और y1 इक्वेशन लगा लें, बदल बता रहे हैं y की तो इक्वेशन है आपके पास, y ढूंढ लें आप, x की वैल्यू 0 लगा दें यहाँ पे भी। आई थिंक दिस कम्स आउट एज 9/2। सही है, 9/2। इक्वेशन बन गई y इक्वल्स टू 5x प्लस 9/2, हो गया सेकेंड पार्ट। सही है, ठीक है। दिस इज फॉर अ फैक्ट, अभी आपको ये, आप जब मिड टर्म करेंगे ना, आपको नजर आएगा कि वैसे ही सारे सवाल हैं जो पहले होमवर्क क्लास वर्क उन सबको मिला के थोड़ी थोड़ी चीज़ें ट्विस्ट होती रहती हैं। आप अपना प्रिंसिपल क्लियर, अभी भी नजर आ रहा है ना कि मैं एक ही फॉर्मेट में आंसर बाई डी एक्स, एक्स की वैल्यू लगाई, ग्रेडियंट ऑफ टेन लगा, फिर आगे से क्या करना है। सही है? हर चीज़ को फौरन से एक साथ ना जाए करें। ओके, स्टेप बाय स्टेप, और स्टेप्स ओके।
Find the set of values of x for which this is an increasing function of x. सही है? तो क्या इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? dy by dx को ग्रेटर देन 0, कोई बात? अच्छा, अब यहाँ पे मुझे आपको कुछ सिखाना है, इसलिए मैंने ये सवाल कराया है आपको। dy by dx क्या आया हुआ है? 2x minus 3 होल स्क्वायर माइनस 4, ऐसे ही आया हुआ है। ओके, अब मैंने रिसेंट बार में देखा, अब अच्छा पहले सॉल्व कैसे करेंगे? वही क्वाड्रेटिक ही है ना, एक्सपैंड करोगे तो वही बन जाएगा, तो शेडिंग करो, आंसर आ जाएगा। मिनिमम पॉइंट नहीं चाहिए इसमें अर्दिल, इसमें इसका स्केच नहीं, वो तुम जो मिनिमम पॉइंट बात करो ना, तुम्हें इसके पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट बताने, सही है? ये तो सिर्फ एक तुम्हारा हेल्पिंग वो है ना, कि तुम जो स्केच बनाते हो वो अपनी हेल्प के लिए बनाते हो, उसका एक्चुअल फंक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता, सही है? तो इसको नॉर्मल तुम एक्सपैंड करो, क्वाड्रेटिक को तुमने सॉल्व किया, 2 आंसर आए, डिसाइड करो डाइवर्ज कर रहा है या कन्वर्ज कर रहा है, मतलब सेट वाला आंसर उसके हिसाब से अच्छा, मैंने स्पेसिफिकली आपको क्योंकि रिसेंट कुछ पास्ट पेपर में क्वेश्चन ऐसे थे कि वो आपको फोर्स कर रहा है, पहले उसने आपसे कंप्लीट करा है, तो आपको फोर्स कर रहा है कि यूजिंग दिस फॉर्म, अदरवाइज नहीं लिखा, तो उसने यूजिंग द फॉर्म कह दिया। मैंने शायद एक टेस्ट दिया था जिसमें जरूर रिमेंबर आप लोगों को दिया था या दूसरी क्लास दिया था, जरूरी था, उसमें पास पेपर का ही सवाल था। मैं अगर आपको फोर्स करूं कि आप उसको एक्सपैंड ना करें, वैसे ही मुझे सॉल्व करके दिखाएं, तो क्या करेंगे? फोर कर देंगे, बिल्कुल। सबको ये बात समझ आ रही है? ओके, स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, 2 आंसर आएंगे, प्लस माइनस रूट ऑफ 4 है, तो जब साले लगाओगे तो साइन को लिखना पड़ेगा भाई, सही है? अक्सर अभी रिसेंट वाला क्वेश्चन है वो कहते हैं सर्च में आंसर दो, सर्च का मतलब होता है रूट में, तो रूट में आंसर आसानी से इस तरीके से आता है, वैसे तो क्वाड्रेटिक को करके भी आ जाता है, क्योंकि कैलकुलेटर अब काफी एडवांस्ड है, तो कैलकुलेटर एग्जैक्ट बता देते हैं, सही है? अब इस मेथड से एक और फायदा हुआ कि फॉर अब मुझे जो है ना वो डिसाइड नहीं करना कि किस पे एस देन पे ग्रेटर लगाना है, वो क्या, सही है? क्योंकि कुछ रिसेंट पास आपको फोर्स कर रहे हैं, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन की हिट क्या होगी? यूजिंग लिखा होगा, कॉमा अदरवाइज नहीं लिखा, अदरवाइज लिखा है आप तरीके से करें मसला, यूजिंग दिस फॉर्म लिख सकती है पे, और अगर ये नहीं करोगे तो फिर मानेंगे कुछ भी। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तुम कुछ कह रहे थे अर्जुन? माइनस पे फ्लिप, ये वो लेवल्स वाली बात है कि भाई माइनस को रिड्यूस नहीं करनी है, सही है? चलें आगे। अब इस सवाल को देखें पहले। Together, a function f is defined as f of x equals to 5 over 2x minus 3 for x is greater than 3 over 2. Find an expression for f bar of x and determine whether f is an increasing function, a decreasing function or neither. Okay? तो यहाँ पे अब नोटिस करो, फर्स्ट मैंने तुम्हें x की रेंज तो खुद ही बता दी, यानी इस क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट बात है कि अब पहले तो x की वैल्यूज ढूंढ रहा था, अब x की वैल्यू तो मैंने खुद ही बता दी आपको, सही है? मैंने आपसे ये पूछा कि अब आप बताएं कि भाई इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, नाइदर है, सही है? तो पहली अर्जिल बात क्या होगी कि ये तो डिफरेंशिएशन का सवाल है, ये तो मुझे पता है, तो पहला काम क्या करना चाहिए? डिफरेंशिएट सही से करना है, करें सही से डिफरेंशिएट, बताएं क्या करूं? ऊपर ले जाऊं? पहले ऊपर ले गया, बाई एक्स या डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालूं? -5 2x minus 3
-2 एक और अच्छा जी, ये हो गया, ये बना। आगे मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ। सही। अब मैंने कहा अब आप डिटर्मिन करें whether f is increasing, decreasing or neither. क्या आइडिया है, कोई आइडिया दो। कौन सी वैल्यू पुट करूं? 3/2 से बड़ी, 1.5 से बड़ी, 2 लगा ली, 3 लगा ली, 4 लगा दी, 100 लगा दी, 200 लगा दी। ट्रायल एंड एरर थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि मुझे पता चले कि भाई क्या हो रहा है फंक्शन। सही। एक तरीका ये है, बिल्कुल उससे पता चल जाएगा कि भाई आपकी dy बाई डी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। उसकी बेस पे आप डिसाइड कर लेंगे। अगर हर नंबर से ट्राई करने में पॉजिटिव आ रही है तो आप कहेंगे कि इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर हर नंबर से ट्राई करने में नेगेटिव आ रही है तो आप कहेंगे इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर पॉजिटिव भी आ रही है और नेगेटिव भी आ रही है तो आप कहेंगे इट्स नाइदर, कि हमेशा इंक्रीजिंग या हमेशा डिक्रीजिंग नहीं है। वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, बताओ क्यों? अब सही है। अब इलाही ने जो है वो एनालाइज किया, न्यूमरेटर इज ऑलवेज नेगेटिव और डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो dy बाई डी एक्स का जो फ्रैक्शन है, dy बाई डी एक्स विल ऑलवेज बी नेगेटिव। तो तुम्हें जो है वो x की वैल्यू नहीं, तुमने डोमेन एनालिसिस से कर लिया। सही है। अगर यही काम जो है वो +10 होता ऊपर फॉर एग्जाम्पल तो भी हो जाता। न्यूमरेटर इज ऑल पॉजिटिव, डिनोमिनेटर इज ऑल पॉजिटिव, एवरीथिंग इज आल्सो पॉजिटिव। सो dy बाई x जो है वो इसमें हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, इस केस में हमेशा नेगेटिव, देयरफॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। चाहे x की कोई भी वैल्यू लगा लो। कुछ अगर ये ना भी होता, ना होता तो फिर एनालिसिस करना जरूरी हो जाता। अब फिर सोचो, अब मैं थोड़ा सा सवाल क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, इस में है नहीं तो देख लेट डिफरेंशिएट करके cos और क्यूब आया होता, फिर व्हाट वुड यू हैव टोल्ड मी? अगर ये सेम क्वेश्चन है, बाकी सारी चीजें सेम, x इज ग्रेटर देन 3/2 है और ये क्यूब होता, फिर क्या बता दें? पहले एरर करें। सही है। 3.1.5 से बड़ी वैल्यू लगाते हैं। अब क्यूब मसला ये है कि आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। लेकिन इलाही अगर तुम इस क्वेश्चन को नोटिस करो कि मैंने क्या है कि 3/2 बड़ी वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पे अगर 3/2 से वैल्यू लगाओ तो ये चाहे क्यूब हो, चाहे पावर 4 हो, चाहे पावर 5 हो, डिनोमिनेटर ने हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। और क्योंकि न्यूमरेटर तो फिक्स है, उसने नेगेटिव रहना है, तो चाहे ये क्यूब भी हो तो डिक्रीजिंग फंक्शन ही रहता है, चेंज नहीं आता। ओके, बस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन जो होती है ना वो रेलेवेंट होती है, तो आपने किसी चीज को इग्नोर नहीं करना। तो मेक श्योर दैट यू कैन गिव बी एनालिसिस में आंसर दे रहा हूं। ओके। अच्छा, कहीं कहीं अर्दल एक सवाल होता है, वो कहता है, वो कहता है डिटरमिन, वो कहता है शो दैट इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। सही है। तो अब शो कैसे करना है? शो भी इसी तरह करना है, एनालिसिस से, या शो दैट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग होना चाहिए, शो एनालिसिस से ही करना है। सही। सिर्फ सॉल्व करते हैं जब फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स लिखा हुआ। अगर शो करने को कहा है, डिटरमिन करने को कहा है, तो एनालिसिस होगा। आप एक्स के लिए कभी सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो, मैंने एक्स के लिए सॉल्व नहीं किया, मैंने सिर्फ ढूंढा। सही है। यहाँ तक बात क्लियर? So this is the second application of differentiation. The first was tangents and normals. The second was increasing and decreasing functions. सही है।
ये पूरा एक लंबा सा क्वेश्चन है, पास पेपर क्या है करके देख लेना बाद में। सही, जगह थोड़ी कम है उसमें वैसे भी, और रिपीट है तो मैं इसलिए नहीं बना रहा। सही। अब बिफोर आई टीच यू द थर्ड एप्लीकेशन दैट्स कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट्स, उसके से पहले मैंने कह दिया सेकंड डेरिवेटिव, जिसको मैं डबल डिफरेंशियल भी कहता हूँ। क्वेश्चन को नोटिस करो, 2 बार करना पड़ेगा। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का मतलब है कि 2 बार डिफरेंशिएशन हुई है, पहली बार करें फिर उसी को दूसरी बार भी करें, उसका काम वो बाद में सीखेंगे, अभी हम सिर्फ डिफरेंशिएशन करते हैं। सही है, पहले एक दफा कर लेते हैं। सही, एक और दफा कर लें। सही, जो लिखने ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। सही है, डबल डिफरेंशिएशन ना सीखें उसमें अनयूजुअल बात। आपको अगले क्वेश्चन में। पहले बताओ, पहली डिफरेंशिएशन बताओ, क्यों नीचे आया? फंक्शन एज इट इज रह गया, फंक्शन की एक पावर कम हो गई, मल्टीप्लाई बाय 8x। सही, 8x प्लस 0। क्या अभी इसको दोबारा से फौरन से दूसरी डिफरेंशिएशन कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि वो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। तो क्या करूं? पहले 16x 4x स्क्वायर प्लस 1, अभी भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ डिफरेंशिएशन तब कर सकते हैं या तो पूरा ब्रैकेट हो उस पर एक पावर हो, या फिर टर्म्स जो हैं वो प्लस माइनस से सेपरेट हुई हुई हो। टर्म्स इस तरह मल्टीप्लिकेशन से सेपरेटेड नहीं हो सकती, खोलना पड़ेगा इसको। खोलें। सही है, तो आपको थोड़ा सा फंसा रहा है। 192x स्क्वायर प्लस 16। सही है, इसको इधर ही लिखते हैं, पता नहीं वहाँ लिखा। चलिए आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन इसलिए रखा है क्योंकि इसमें कॉमन मिस्टेक होती है। क्या बात है इसमें कि मैंने ये क्वेश्चन रखा है यहाँ पे? एक ही बार करना है भाई, एक बार हुआ है पहले से। सही है, ये कल मैं किसी को क्वेश्चन करा रहा था, उसने क्या किया, उसने नोटिस नहीं किया कि डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी थी तो डायरेक्ट वैल्यू लगानी थी। अब हुआ है या आप नोटिस करें, वाई नहीं लिखा हुआ, डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट ग्रेडियंट आ जाएगा भाई आपके पास। सही है, तो आपने क्वेश्चंस में नोटिस करना है। अब ये ऐसे क्वेश्चंस क्यों होते हैं? क्योंकि इनका अगला पार्ट जो होता है वो इंटीग्रेशन होता है, जो हम पढ़ेंगे अभी। इंटीग्रेशन में क्या होता है? इट्स द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो आप बैकवर्ड्स जा रहे होते हैं। सही है, तो वो करके देखेंगे कि हम यहाँ से डी वाई बाई डी वाई पे भी जाएंगे। हम डिफरेंशिएट करते हैं तो आगे पहुंच जाए, इंटीग्रेट करते हैं तो ठीक है? वो पढ़ेंगे क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, सॉल्व क्वेश्चन जब आप दिखाने के लिए है ऐसा होता है। ठीक है, क्विकली टेक द एप्लीकेशन दैट इज स्टेशनरी अब टेंजेंट से मुझसे ज्यादा क्यों? क्योंकि ये आगे और भी देखा तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में भी स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं किसको? स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं टर्निंग टर्निंग पॉइंट तो निकाला, पहले सीख लिया था। सही है, कैलकुलेटर से निकाला, से निकाला, कंप्यूटिंग स्क्वायर निकाला, टर्निंग पॉइंट हमने सारे केसेस में किया। क्वाड्रेटिक से आगे टर्निंग पॉइंट निकालना नहीं, तो क्वाड्रेटिक से आगे टर्निंग पॉइंट निकालें, उसके आपको क्या करना पड़ेगा? उसके आपको डिफरेंशिएशन इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए वाली कंडीशन पर इंक्रीज ग्रेटर देन 0 और इंक्रीजिंग फंक्शन है जैसे 0 यहां से खा गया था, वो था इक्वल 0। अब आगे पहले बात क्या कहते हैं? एनी पॉइंट ऑन अ कर्व dy by dx equals to 0 is called a
स्टेशनरी पॉइंट। तो अब टर्निंग पॉइंट ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी को 0 करना पड़ेगा। सही है, एक बात है यहाँ पे नोटिस करें, तो पूरे कर्व में आपको लगेगा देखिए ये है तो ये dy by dx लेस देन 0, कहीं 0 इस पॉइंट, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट। सही, कोई और रीजन हो सकता है कि dy by dx 0 हो रहा है? सोचे कहानी तो स्टार्ट हुई थी हम dy by dx में जब कोई वैल्यू लाते हैं तो क्या बन जाता है, टेंजेंट। अर्दिल अगर तुम इनवर्स पे टेंजेंट हो तो कैसे बनेंगे टेंजेंट्स? हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस का ग्रेडियंट क्या होते हैं, इसीलिए 0 होता है भाई dy by dx। इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया जाए तो स्लोप जो है वो 0 आए, कोई चेंज नहीं आ रहा। सो इसलिए स्टेशनरी पॉइंट पे dy by dx 0 होता है। ओके, क्लियर हो गया? इस कहानी मैंने की है, मैक्सिमम आपको बताऊंगा जाके, पहले एग्जांपल 10 पे लेकर आता हूं। राइट, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स ऑन द कर्व एंड यूज सेकंड डेरिवेटिव टू डिटरमिन। बाद का सेकंड डेरिवेटिव उसमें बाकी यूज करना है, फिर हम ढूंढना फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी। तो हमें पता है फिर से क्या सब डिफरेंशिएशन के बाद कुछ मार्क्स मिल जाएंगे डिफरेंशिएट सही। सही है, अब डिफरेंशिएट भी हो सकता है गलत में ऊपर आएगा, या इलाही और आसान मैंने क्या बताया था, एक उधर लगा दो। सही है, वो आसान होता है, इसमें पावर की गलती कम होती है। सही, डिफरेंशिएट करो, x की डिफरेंशिएशन माइनस पावर माइनस, भाई डिफरेंशिएशन हो गई। बताएं कोड द स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल 0 फॉर स्टेशनरी dy by dx equals to 0, तो 0 to 1 is 9x power minus 2। सॉल्व करूंगा, सिंपल है सब करना, या तो एलसीएम ले, मुझे आसान ही लगे मैं स्टेप पूरी दूसरी जा। x के दो आंसर आ रहे हैं मेरे पास, एक 3 आ रहा है, फिर क्या करूं आगे कुछ नहीं है, वो तो बाद में, अभी भी मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि यहाँ तक भी अभी कुछ मिसिंग है, यहाँ सवाल भी कुछ मिसिंग। y की वैल्यू निकालना जरूरी है। सही है, ये हम अक्सर एग्जाम में बताते हैं, ख्याल ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। अगर मैंने सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट्स नहीं कहा, मैंने कोऑर्डिनेट्स कहा, यानी मैं आपसे y भी पूछ रहा हूँ, कोई एक होता है गलत है, वजह क्या होती है, हम जो है वो फोकस किस पे कर रहे होते हैं, एंड यूज द सेकंड डेरिवेटिव टू डिटरमिन नेचर पे। सही है, y की वैल्यू पहले ढूंढते हैं। कोऑर्डिनेट्स एक माइनस का एक -6 है। अब वो क्या कहता है, एंड यूज द सेकंड डेरिवेटिव टू डिटरमिन द नेचर ऑफ दिस पॉइंट्स। उसने बताया कि आप डबल डिफरेंशिएट करना है, और डबल डिफरेंशिएट क्यों करना होता है, नेचर डिटरमिन करने के लिए। नेचर क्या है, सही है, मैं हर पॉइंट जो हो सकता है वो या तो एक सैड फेस वाला हो सकता है या हैप्पी फेस वाला हो सकता है, यानी वो एक मैक्सिमम पॉइंट हो सकता है या वो एक मिनिमम पॉइंट हो सकता है। जैसे वाला भी कर्व नोटिस करें तो 2 पॉइंट और एक मैक्सिमम पॉइंट है। अब किसी ने मुझे सर ये तो y कोऑर्डिनेट देख के आपको बता रहा हूँ, इसका y कोऑर्डिनेट ज्यादा वो मैक्सिमम होगा, इसका y कोऑर्डिनेट कम है वो मिनिमम होगा। जरूरी कभी नजर है कि ये मिनिमम मैक्सिमम है, ग्राफ में दिखाऊंगा, पता चलता है डबल डिफरेंशियल। क्या ये बॉक्स if dy by y over square is negative, then the point is a maximum point. If this is positive, then minimum point. तो डबल डिफरेंशियल सिर्फ तभी ना है जब नेचर डिटरमिन करनी हो। अगर इसी सवाल में कॉमन मिस्टेक क्या होती है, ये थोड़ा टाइम होगा बट मुझे दिखानी चीज इसलिए मैं कल ढूंढना था, मैं भूल गया। पार्ट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कर लो, मैक्सिमम ढूंढ डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं। नेचर तो मैंने खुद ही बता दी, डबल डिफरेंशियल का काम तो नेचर बताना होता है। अगर नेचर बता दिए तो डबल डिफरेंशियल की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। तो मैक्सिमम पॉइंट जो है ना नेचर डिटरमिन करनी है, तो वो डबल डिफरेंशिएट करना है, तो डबल डिफरेंशिएट होगा एंड में। ठीक है, सबसे ज्यादा काम जो होता है वो फर्स्ट डिफरेंशिएट का dx के dx अगर आपके पास है तो आपको डबल डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़े नेचर नेचर डिटरमिन करने। तो मैं क्या करूं, डी स्क्वायर वाई एक्स निकले, सही है, उसी को फर्स्ट आगे डबल करना है, तो 0 + 3 क्या रहेगा, एक के कोऑर्डिनेट एक दफा तुम 3
सही है। तो आना है मेरे टू पॉजिटिव, देयरफॉर x equals to 3 is a minimum point. इसकी वैल्यूज तो है वो जिससे टर्निंग पॉइंट लेगा, v इक्वल 0 रखा तो कोई टर्निंग पॉइंट ही नहीं है किसी उसमें। हो सकता है यूं करके ग्राफ नीचे जा रहा है, ऑलवेज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। सही है। स्टेशनरी पॉइंट लेंगे तब नहीं जब अगर तुमने इक्वल्स टू 0 लिखा। अच्छा ये है एक सवाल इनफैक्ट, वो कहता है पास पेपर में शो दैट द कर्व हैज नो स्टेशनरी पॉइंट्स, क्या नहीं कभी 0 हो ही नहीं सकता। सही है। आएगा अभी होमवर्क के सवालों में ही कहीं। ओके। फिर दूसरा वाला एक ऑब्वियस सी बात है कि फिर एक मिनिमम हो गया तो दूसरा मैक्सिमम हो गई। सही। तीन होता है मिनिमम कौन सा मैक्सिमम है, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहे हैं, देयरफॉर मैक्सिमम पॉइंट। सही है। अब ये वैसे अब आपका सही क्या लॉजिक हुई कि किसी की बड़ी है वो मिनिमम है और इसकी वैल्यू कम है वो मैक्सिमम है, ये कंफ्यूजन है। अगर आप सोचे तो आप ग्राफ वो पहले देखें आप बना ये बना के दिया था, देखें इस फंक्शन का ग्राफ ऐसा है। नजर आके ये वाला पॉइंट है वो -3 और -6 करेंगे ना सैड फेस। सैड फेस मींस दैट इट हैज टू बी मैक्सिमम एंड दिस इज 3। राइट। आगे हम अर्देल जब उसको यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे ना तो उसमें एक और सिखाती समथिंग कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमम एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड देयर समथिंग कॉल्ड अ लोकल मिनिमम एंड अ लोकल मैक्सिमम। ये उसका मतलब है आपको सिंपली बता कि ये नोट करें कि इस कर्व के दो मिनिमम हैं बट दिस इज द एब्सोल्यूट मिनिमम। ये जो दूसरा वाला है ये एब्सोल्यूट मिनिमम है। हाँ और ये क्या है, लोकल मिनिमम। लोकल का मतलब ये अपने एरिया में मिनिमम है, अपने आसपास में नेबरहुड। राइट। दिस इज लोकल मैक्सिमम। व्हाई? बिकॉज़ ये कर्व ऊपर है, यहाँ पे मैक्सिमम नहीं हो सकता था बीच वाला। सही है। ये अपने एरिया मैक्सिमम अपने नेबरहुड। ओके। सो ये कौन होते हैं? राइट। यू विल हैव मोर देन 2 टर्न पॉइंट्स, दे विल आस्क यू व्हिच वन इज मिनिमम व्हिच वन इज मैक्सिमम सो ऑन। सही है। अच्छा मैं आज को यहीं तक कहूंगा, उसके बाद भी आप लोगों ने 10 मिनट बाद एग्जाम भी देना है तो ब्रेक लें। सही है। और फिर एग्जाम दें क्योंकि अभी ये 4 बार कुछ। सही कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो इस हम बिल्ड करेंगे। ट्यूसडे वाली क्लास में ना और जो है वो इस सैटरडे इस ट्यूसडे एवरी वीक कब चलेंगे 4:30 फिर हम कुछ और 4:30 स्टार्ट। प्रैक्टिस कौन करे पता है? हम अच्छा सही है वो आईब्रो वाले। अब आउटपुट बना सबने वैसे क्या करना है पता है? अच्छा जब आप रजिस्टर करें ना तो ऑप्शन कोड सही से फिगर करना है। लोग दे रहे होंगे E1 और S1 इस साल में ना, उसका ऑप्शन कोड है वो S6 बनता है। तो आप ब्रिटिश काउंसिल का वो खोलेंगे ना उस पर बहुत सारे ऑप्शन को लिखे हुए आ रहे हैं, एक ना S6 लिखा हुआ होगा। इस पेपर्स होंगे 2 और 5। सही है। आपका सिलेबस कोड 971 है, आपने तो 1 2 5 2 दे ऑप्शन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से है तो वो S6 है। नहीं जा रहा स्टार्ट बता दूंगा किसमें कौन सा है। सही है। सही है जी। पेपर के एंड पे वन शीट अटैच है तो फॉर्मूला दो फॉर्मूला शीट में वो प्रैक्टिस
Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go! At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and a level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries. We offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.